हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आनंद करियर इंस्टीट्यूट। फ्रेंड्स, बीएससी फर्स्ट ईयर के क्वेश्चन असाइनमेंट पेपर हमने देख चुके हैं। बहुत जल्द मैं और सब्जेक्ट के असाइनमेंट पेपर अपलोड कर दूंगा। एंड अब हम देख रहे हैं बीए फर्स्ट ईयर पॉलिटिकल साइंस के असाइनमेंट पेपर भोज ओपन यूनिवर्सिटी के, जो कि आपको ओपन बुक बेसिस पे हो रहे हैं और आपको सबमिट करना है। सो फ्रेंड्स, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाली जितनी भी वीडियोस मैं अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। एंड फ्रेंड्स, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए। एंड मैं ये वीडियो आपकी हेल्प के लिए बना रहा हूँ, सो आप भी अपने फ्रेंड्स की हेल्प करिए। सो फ्रेंड्स, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, राजनीति विज्ञान की प्रकृति की व्याख्या कीजिए। सो फ्रेंड्स, चलिए हम आंसर देखते हैं। राजनीति विज्ञान को लेकर सभी विद्वानों का अपना अलग अलग मत है। सभी ने अपनी अलग अलग विचारधाराएं प्रस्तुत की हैं और इसे सभी ने अपने अपने अकॉर्डिंग इसकी प्रकृति को परिभाषित किया है। सो राजनीति विज्ञान के स्वरूप के संबंध में विद्वानों में भारी मतभेद है। कुछ विद्वान इसे कला मानते हैं तो दूसरे इसे विज्ञान की श्रेणी में रखते हैं। अरस्तु ने तक इसे पूर्ण विज्ञान माना है, जबकि दूसरे और जो मेटलैंड जैसे दूसरे विद्वानों ने का विचार है राजनीति विज्ञान को लेकर, उन्होंने क्या बताया है। उनके विज्ञान के अनुसार उन्होंने राजनीति विज्ञान की परिभाषा दी है, जब मैं ऐसी परीक्षा प्रश्नों के समूह को देखता हूं जिसका शीर्षक राजनीति विज्ञान होता है, तो मुझे प्रश्न पर नहीं बल्कि शीर्षक पर अफसोस होता है उन्हें। यह उन्होंने अपना मत रखा है राजनीति विज्ञान को लेकर। विद्वान वकल का कहना है कि राजनीति विज्ञान ज्ञान में वर्तमान धरातल पर विज्ञान होता है, तो दूर वह कलाओं में भी सबसे पिछड़ा हुआ कला है। दूसरी ओर कुछ विद्वान इसे पूर्ण विज्ञान मानते हैं। उपरोक्त कथनों में इस कथन में सत्यता है, यह जानना राजनीति विज्ञान के विद्यार्थियों के लिए आवश्यक है। इस बात की विवेचना के लिए हमें सर्वप्रथम यह जानना आवश्यक है कि विज्ञान और कला क्या है। विज्ञान क्या है और कला क्या है? सो विज्ञान क्या है? सामान्य अर्थों में विज्ञान शब्द का अर्थ है किसी वस्तु के संबंध में क्रमबद्ध एवं सुसंगत ज्ञान, जिसका अर्जन पर्यवेक्षण व तथ्यपरक पद्धतियों द्वारा उपलब्ध हुआ है, जिसके द्वारा कार्य कारण का संबंध स्थापित हो सके। प्रसिद्ध विद्वान गार्नर के अनुसार विज्ञान किसी विषय के संबंधित उस ज्ञान राशि को कहते हैं जो विदित पर्यवेक्षण, अनुभव एवं अध्ययन के द्वारा प्राप्त की गई हो। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको राजनीति विज्ञान की प्रकृति क्लियर है, आंसर इतना सफिशिएंट है। एंड सेकंड क्वेश्चन हम देख रहे हैं, राज्य के 3 तत्वों का वर्णन कीजिए। सो फ्रेंड्स, चलिए अब हम आंसर देखते हैं। फ्रेंड्स, हमें पहले मालूम होना चाहिए कि राज्य की डेफिनेशन परफेक्ट होती क्या है। सो अरस्तु के अनुसार हम राज्य की डेफिनेशन देख लेते हैं, फिर हम इसके तत्व देखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सो अरस्तु के अनुसार राज्य परिवारों तथा ग्रामों का एक ऐसा संघ है जिसका उद्देश्य एक आत्मनिर्भर जीवन की प्राप्ति करना, जिसका महत्व एक सुखी सम्मानित जीवन से है। राज्य के 3 तत्वों का वर्णन निम्न है, जैसे कि जनसंख्या राज्य का ही एक तत्व है। राज्य में जनसंख्या का होना अत्यंत आवश्यक है। ऐसे किसी राज्य की कल्पना नहीं की जा सकती जिसमें कोई व्यक्ति नहीं रहता हो। इसीलिए राज्य को राज्य कहलाने के लिए उसमें एक निश्चित मात्रा में जनसंख्या या जनता का रहना आवश्यक है। जनसंख्या न्यूनतम या अधिकतम कितनी हो यह सीमा निश्चित करना बड़ा कठिन है। प्लूटो ने 5040 तथा अरस्तु ने 1 लाख से कम तथा रूसो ने जो है 10,000 बताई है कि एक राज्य में इतनी जनसंख्या रह सकती है, परंतु राज्य में जनसंख्या इतनी होनी चाहिए जिस पर राज्य का प्रभावशाली शासन किया जा सके। सो फ्रेंड्स, जनसंख्या का होना बहुत ज़रूरी है राज्य के लिए। अब हम एक सेकंड पॉइंट देख लेते हैं, निश्चित भूभाग। राज्य का दूसरा आवश्यक तत्व एक निश्चित भूभाग है। कोई मानव समूह तब तक राज्य नहीं कहला सकता जब तक वह एक निश्चित भूभाग में निवास नहीं करता हो।
अतः राज्य के अस्तित्व के लिए एक निश्चित भूभाग आवश्यक है। कोई घुमक्कड़ देखिए फ्रेंड्स, राज्य होने के लिए जनसंख्या जितना इम्पोर्टेंट है उतना ही इम्पोर्टेंट है कि एक निश्चित भूभाग हो जिसमें जनसंख्या रहे। क्योंकि देखिए, अब हम एग्जाम्पल देखते हैं। कोई घुमक्कड़ जो है विलों अपना नेता सरदार होने पर भी उसे राज्य नहीं कह सकता। क्यों फ्रेंड्स? क्योंकि आपने देखा होगा कि जो बहुत से घुमक्कड़ समुदाय होते हैं वह उनके पास तो जनसंख्या काफ़ी ज़्यादा होनी चाहिए जब वह एक राज्य कहलाएगा। लेकिन हम एक एग्जाम्पल के लिए देखें तो कोई घुमक्कड़ जन समुदाय अगर एक स्थान से दूसरे स्थान पे जा रहा है, उनका कुछ भी एक स्थान निश्चित नहीं है, तो क्या हम उनका एक पर्टिकुलर राज्य कह सकते हैं? नहीं कह सकते। इसलिए एक निश्चित भूभाग होना बहुत ज़रूरी है। जनसंख्या है ठीक है, लेकिन एक निश्चित भूभाग भी होना चाहिए। थर्ड है सुसंगठित सरकार भी होनी चाहिए। राज्य का तीसरा महत्वपूर्ण तत्व सुसंगठित सरकार है। सुसंगठित सरकार से हमारा तात्पर्य एक भली प्रकार के संगठन से की गई है सरकार से है। भली प्रकार की संगठित होने से सरकार प्रभावशाली और शक्तिशाली बन जाती है। वास्तव में सरकार ही किसी राज्य की मूर्त या साकार संस्था होती है। वास्तव में सुसंगठित सरकार राज्य को चलाने वाली एक मशीनरी होती है जो राज्य की नीतियों को क्रियान्वित करती है। देखिए फ्रेंड्स, एक राज्य के संचालन के लिए एक सुसंगठित सरकार होनी चाहिए। ऐसी नहीं कि कोई भी जो है सरकार आ जाए। एक सुसंगठित और समझदार लोगों की एक सरकार होनी चाहिए, एक समझदार संगठन की सरकार होनी चाहिए जो कि राज्य का क्रियान्वयन कर सके। उसे एक निश्चित दिशा में सभी जो जनसंख्या एक निश्चित भूभाग में निवास कर रही है, उनका जो जीवन है सकारात्मक और सम्माननीय बना सके। तो इसलिए हमें एक सुसंगठित सरकार होनी ज़रूरी है। जैसे कि आप अभी रियल लाइफ में एग्जांपल दे सकते हैं कि जिस प्रकार से आज इतनी भयंकर महामारी आई है, तो किस तरह से सरकार ने यहाँ पे लॉकडाउन लगा के क्रियान्वयन किया, मतलब जन सेफ्टी के लिए एक निश्चित कार्य कर रही है। ऐसी सुसंगठित सरकार होनी चाहिए। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको क्लियर है राज्य के 3 तत्वों का वर्णन। एंड अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को समझाइए। सो फ्रेंड्स, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को समझाइए। तो लोक कल्याणकारी राज्य होता क्या है? आधुनिक युग में राज्य के लोक कल्याणकारी स्वरूप की धारणा अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कहा जाता है कि आधुनिक युग लोक कल्याणकारी राज्य का युग है। यह धारणा आधुनिक युग के 2 महत्वपूर्ण विचार, लोकतंत्र और समाजवाद के अधिक अनुरूप होने से है। राजनीति में अधिक लोकप्रिय है। अतः राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी के लिए अब इस धारणा को समझना आवश्यक है और महत्वपूर्ण है। इसीलिए इसकी परिभाषा जानना आवश्यक है। अब देखिए, लोक कल्याणकारी राज्य की परिभाषा इस प्रकार से होंगी। सो फ्रेंड्स, एनसाइक्लोपीडिया ऑफ सोशल साइंसेस में के अनुसार क्या है लोक कल्याणकारी राज्य? लोक कल्याणकारी राज्य का तात्पर्य ऐसे राज्य से है जो अपने सभी नागरिकों को न्यूनतम जीवन स्तर प्रदान करना अनिवार्य उत्तरदायित्व समझता है। नेक्स्ट है, टी ब्लूकैंट के अनुसार लोक कल्याणकारी राज्य वह राज्य है जो अपने नागरिकों के लिए व्यापक समाज सेवा की व्याख्या करता है। डॉक्टर इब्राहम लिंकन के अनुसार लोक कल्याणकारी राज्य क्या है? कल्याणकारी राज्य वह है जो अपने आर्थिक व्यवस्था संचालन आय के आधिकारिक समान विवरण के उद्देश्य से करता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू के अनुसार लोक कल्याणकारी राज्य क्या है? सबके लिए समान अवसर प्रदान करना, अमीरों और गरीबों के बीच अंतर मिटाना और जीवन स्तर को ऊपर उठाना लोक कल्याणकारी राज्य के आधारभूत तत्व हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको क्लियर है लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा एंड परिभाषाएं। हमने सभी विद्वानों के अलग अलग मत हमने देखा लोक कल्याणकारी राज्य को लेके, आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, संसदीय शासन की 3 विशेषताएं लिखिए। सो फ्रेंड्स, हम देख रहे हैं संसदीय शासन की व्यवस्थाएं। सो कार्यपालिका और व्यवस्थापिका में घनिष्ठ संबंध के आधार की हम देख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट, तो कार्यपालिका मंत्रिमंडल के सदस्य संसद के
ही चुने हुए सदस्य होते हैं वे उच्च अथवा निम्न परिषद किसी भी सदन के सदस्य हो सकते हैं। मंत्रिमंडल के सदस्य अपने अपने सदन की कार्यवाही में भाग लेते हैं। वे सदन में पूछे गए प्रश्नों के उत्तर भी देते हैं। सभी महत्वपूर्ण विधेयक तथा वार्षिक बजट भी संबंधित मंत्रियों द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। यह होता है कार्यपालिका एवं और व्यवस्थापिका में संबंध। अब हम देखते हैं सेकंड संसदीय शासन प्रणाली की विशेषताएं। मंत्रिमंडल सदन के प्रति उत्तरदायी। संघात्मक शासन प्रणाली में मंत्रिमंडल के सदस्य अपने विभागों के लिए व्यक्तिगत रूप से और मंत्रिमंडल की नीतियों के लिए सामूहिक रूप से सदन के प्रति उत्तरदायी होते हैं। यदि मंत्रिमंडल सदन का विश्वास खो देते हैं तो उन्हें त्यागपत्र देना होता है। यह था हमारा सेकंड पॉइंट। एंड हम थर्ड देख लेते हैं, प्रधानमंत्री का नेतृत्व। तो हमें 3 विशेषताएं लिखनी थी। प्रधानमंत्री का नेतृत्व किस प्रकार से करते हैं प्रधानमंत्री नेतृत्व। संघात्मक शासन में जो व्यक्ति निचले सदन में बहुसंख्या दल का नेता होता है वही प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है। प्रधानमंत्री सदन के सदस्यों में से अपने मंत्रिमंडल के साथियों का चयन करता है। मंत्रियों के विभागों का बंटवारा भी वही करता है। प्रत्येक मंत्री प्रधानमंत्री की कृपा तक ही अपने पद पर बना रहता है। वही मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता करता है। प्रधानमंत्री ही मंत्रिमंडल की दूरी होता है। अब हम 5th क्वेश्चन देख लेते हैं, राजनीतिक दल क्या है समझाइए। राजनीतिक दल क्या है समझाइए, यह हमारा क्वेश्चन है। तो राजनीतिक दल होता क्या है। तो भारत एक प्रजातांत्रिक देश है जिसमें भी अन्य आधुनिक देशों की तरह राजनीतिक दलों का विकास हुआ है। ये राजनीतिक दल एक सुसंगठित दल प्रणाली का निर्माण और विकास करते हैं। दल प्रणाली में यह हमारा आशय एक विशिष्ट प्रकार की राजनीतिक दलीय व्यवस्था से है। भारतीय दल प्रणाली जिसका जन्म राष्ट्रीय आंदोलन से हुआ है और विगत 50 से 60 वर्ष में जिसका सुनिश्चित विकास होकर भारतीय राजनीति व शासन को संचालित कर रही है। इसकी अपनी कुछ विशेषताएं हैं। भारतीय दल व्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है, आप देख सकते हैं। बहुदलीयता, हमारी जो भारतीय संविधान की प्रजातांत्रिक जो देश है इसमें दल बहुत ज़्यादा है। बहुदलीय व्यवस्थाएं हैं। ब्रिटिश राजनीतिक व्यवस्था का सर्वाधिक प्रभाव होते हुए भी भारत में, ब्रिटेन और अमेरिका में प्रचलित और सकल द्वितीय व्यवस्था स्थापित न हो सकी, क्योंकि भारत में ध्रुवीकरण नहीं हो सका और विचारधारा की दृष्टि से कई राजनीतिक ध्रुव विकसित हुए, जैसे लोकतांत्रिक समाजवाद, साम्यवाद, राष्ट्रवाद, पूंजीवाद और सामंतवाद, मध्य मार्ग। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं, राजनीतिक दलों के 3 प्रकार हैं। भारत के में 3 प्रकार के राजनीतिक दल पाए जाते हैं, राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और सांप्रदायिक। इन तीनों के ही प्रकार के दलों में को कुछ ना कुछ वोट अवश्य मिलते हैं और ये भारतीय राजनीति को नियंत्रित व संतुलित करते हैं। दलीय सुशासन, भारतीय राजनीतिक दलों में दलीय सुशासन का बहुत अभाव पाया जाता है, अतः दलों में विश्वास का दोष देखने को मिलता है और इनमें प्राय विभाजन होता रहता है। इनमें से किसी कारण अस्थायित्व भी देखने को मिलता है। इसमें इसी कारण जो है अस्थायित्व हमें देखने को मिल जाता है। अधिकांश दलों में आंतरिक लोकतंत्र का प्रभाव, अधिकांश जो दल होते हैं उसमें आंतरिक लोकतंत्र होता है। कैसे? भारत के अधिकांश दलों में आंतरिक लोकतंत्र नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में एक विशेष प्रकार का गुट है जो हावी है। कम्युनिस्ट पार्टी लोकतंत्र केंद्रवाद पर आधारित है। फ्रेंड्स, बीए फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स तक इस वीडियो को जरूर फॉरवर्ड करिएगा ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं जो कि दीर्घोत्तरीय प्रश्न है, राजनीति विज्ञान एवं भूगोल में संबंध पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए।
सॉरी टू से व्हाट फ्रेंड, मैं अभी आपको यह क्वेश्चन का आंसर प्रोवाइड नहीं कर पाऊंगा एंड आप ज़रूर इसे देख लीजिएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, राज्य का अनिवार्य कार्यों का उल्लेख कीजिए। सो फ्रेंड्स चलिए आंसर देखते हैं, राज्य के अनिवार्य कार्यों का उल्लेख कीजिए। तो राज्य के अनिवार्य कार्यों का उल्लेख, देश की बाह्य आक्रमणों से सुरक्षा। राज्य की अति महत्वपूर्ण कार्य बाहरी आक्रमणों से अपने अस्तित्व की रक्षा करना है। इस हेतु वह देश में सुव्यवस्थित सेना का संगठन करता है। सेना में वायु सेना, जल सेना और थल सेना तीनों ही सम्मिलित हैं। आधुनिक युग की प्रतिरक्षा का कार्य बेहद रुचीला हो गया है। युद्ध की कला भी अत्यंत वैज्ञानिक हो गई है, अतः किसी भी राज्य को अपनी जनता की बाहरी आक्रमणों से सुरक्षा के लिए वह आवश्यक हो गया है कि उसकी सेना आधुनिक शस्त्रों से सुसज्जित हो तथा युद्ध के नवीन कौशल्य से परिपूर्ण हो, पूर्ण परिचित हो। सेकेंड पॉइंट अब हम देख रहे हैं, देश में आंतरिक शांति एवं व्यवस्था बनाए रखना राज्य का ही कार्य है। राज्य का यह अनिवार्य कार्य है कि उसे अपनी सीमा के अंतर्गत शांति व व्यवस्था बनानी होगी। इसके लिए राज्य नागरिकों व संप्रदायों के अधिकारों एवं कर्तव्यों की स्पष्ट घोषणा करता है और अपराधियों को दंड देता है। आंतरिक व्यवस्था बनाए रखकर राज्य लोगों के जीवन, संपत्ति और स्वतंत्रता की रक्षा करता है। इसके लिए पुलिस और प्रशासन के समुचित ढांचे की जरूरत पड़ती है। इसकी व्यवस्था करना भी राज्य का एक कार्य है। अब नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, न्यायिक व्यवस्था करना। न्याय की व्यवस्था करना भी राज्य का अनिवार्य कार्य है। यह राज्य की जिम्मेदारी है कि किसी भी व्यक्तियों को सामान्य रूप से बिना किसी भेदभाव के न्याय प्रदान करें। राज्य के लिए फौजदारी, दीवानी एवं राजस्व संबंधी न्यायालयों की व्यवस्था करता है। फोर्थ हम राज्य का कार्य देखें तो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का निर्वहन करना। राज्य का युग अंतर्राष्ट्रीय संपर्क एवं सहयोग का युग है। यातायात, संचार के साधनों से दुनिया का आधार सिमट गया है। राज्य एक दूसरे के नज़दीक आ गए हैं। कई बातों के लिए इन्हें एक दूसरे पर निर्भर रहना पड़ता है। आर्थिक, राजनीतिक व सांस्कृतिक संबंधों को बनाए रखने के लिए अपनी विशेष नीति का निर्धारण करते हैं। इसके लिए दूतावासों की व्यवस्था भी राज्य का कार्य है। अब हम फिफ्थ पॉइंट देख लेते हैं, मुद्रा तथा बैंकिंग व्यवस्था। वर्तमान युग में मनुष्य की आर्थिक क्रियाओं के साथ साथ राज्य की आर्थिक क्रियाएं अनंत हो गई हैं। नागरिकों तथा राज्य के आर्थिक क्रियाकलापों को पूर्ण करने के लिए मुद्रा तथा बैंकिंग व्यवस्था की जरूरत पड़ती है, अतः राज्य इसकी व्यवस्था करता है। सो फ्रेंड्स, यहाँ है 5 राज्यों के कार्य। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अधिकार और कर्तव्य साथ साथ चलते हैं, इसकी हमें व्याख्या करनी है। अधिकार और कर्तव्य साथ साथ चलते हैं, इस कथन की हमें व्याख्या करनी है। सो फ्रेंड्स, मनुष्य, इसको हम आंसर इस प्रकार से देंगे, मनुष्य की एक स्वभावगत विडंबना है कि वह सामाजिक होने के साथ साथ स्वार्थी प्राणी भी है। इसलिए हम देखते हैं कि सर्वत्र हम सर्वथा स्वार्थ बश अधिकारों की बात तो करते हैं परंतु कर्तव्यों से बचने का प्रयास भी करते हैं अथवा यथासंभव उनकी उपेक्षा करते हैं। राजनीति विज्ञान में भी अधिकारों पर बहुत कुछ लिखा गया है तथा चिंतन किया गया है, परंतु अधिकारों के साथ साथ हमारे समाज में जो अनिवार्य और मूल कर्तव्य हैं उन पर कोई बहुत अधिक चिंतन नहीं किया गया है। यथार्थवादी राजनीति और उपयोगवादी तथा सुखवादी स्वीकार तो करते हैं कि मनुष्य सुख के पीछे भागता है और सदैव सुख चाहता है, इसीलिए वह हमेशा अधिकार चाहता है और कर्तव्य पालन से
ना चाहता है, क्योंकि इससे उसे दुख या कष्ट होता है और मात्र आत्मिक संतोष मिलता है, भौतिक सुख नहीं। जबकि अधिकार और कर्तव्य का परस्पर एक दूसरे के साथ इस प्रकार का संबंध है कि एक के बिना दूसरे की कल्पना नहीं की जा सकती। इसका एक का अधिकार अन्यों का कर्तव्य है, दूसरे के अधिकार हमारे कर्तव्य हैं। समाज की नींव इसी व्यवहारिक साझेदारी पर टिकी हुई है। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको क्लियर है अधिकार और कर्तव्य किस प्रकार से उपयोगी हैं। अब कर्तव्यों की हम परिभाषा देख लेते हैं। कर्तव्यों की परिभाषा, कर्तव्यों के राजनीति विज्ञानियों ने उतनी परिभाषाएं नहीं की हैं जितनी कि अधिकारों पे की गई हैं। वास्तव में कर्तव्य पर मार्क्सवाद, साम्यवाद, फांसीवाद और राष्ट्रवाद को छोड़कर अन्य विचारधाराओं में समुचित जोर भी नहीं दिया गया है। इसलिए कर्तव्य पर बहुत कम परिभाषाएं मिलती हैं। राजनीति शास्त्र के मूलाधार नामक अपनी पुस्तक में डॉक्टर एन के श्रीवास्तव ने समाज के लिए कर्तव्यों को अधिकारों से अधिक मूल्यवान माना है। फिर भी इसकी यह परिभाषा की जा सकती है, किसी विशेष कार्य को करने या ना करने के संबंध में व्यक्ति के उत्तरदायित्व को कर्तव्य कहा जाता है। दूसरे शब्दों में, एक राज्य या समाज बिना उत्तरदायित्वपूर्ण कार्यों की अपने नागरिकों द्वारा अनिवार्य रूप से किए जाने की आशा करते हैं और उनकी यह अपेक्षा होती है कि अच्छे नागरिक उपरोक्त कार्य समाज या राज्य में करेंगे ही या उन्हें करना ही चाहिए, कर्तव्य कहलाते हैं। ये कर्तव्य प्राय ऐच्छिक होते हैं, उन्हें संविधान द्वारा बाध्यकारी बनाया जा सकता है, परंतु प्राय इनकी अवहेलना करने पर दंड के प्रावधान बहुत कम राज्यों में हैं। अब प्रश्न यहाँ उत्पन्न होता है कि यह कर्तव्य कितने प्रकार के हैं। तो ये निम्न प्रकार के हैं: नैतिक कर्तव्य, कानूनी कर्तव्य, सामाजिक कर्तव्य। नैतिक कर्तव्य क्या है? ये मनुष्य के वे कर्तव्य हैं जिनका संबंध मनुष्य के अंतःकरण या आत्मा से होता है। इसके पालन के लिए प्राय राज्य दंड शक्ति का प्रयोग तो नहीं करता, परंतु आत्मा उसे अवश्य कचोटती है। उदाहरण, सत्य बोलना। नेक्स्ट है कानूनी कर्तव्य। ये वे कर्तव्य हैं जिन्हें राज्य कानून बनाकर व्यक्ति को इनका पालन करने के लिए बाध्य कर सकता है। इसका पालन करना या ना करना व्यक्ति की स्वेच्छा पर निर्भर नहीं करता। सामाजिक संपत्ति की सुरक्षा एग्जाम्पल है इसका। अब हम नेक्स्ट देखते हैं राजनीतिक कर्तव्य। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। इसके समाज के विभिन्न समुदायों और कर्तव्यों से आवश्यक संबंध होते हैं। इसके निर्वहन के लिए उसके कुछ कर्तव्य भी होते हैं। उदाहरण, ग्राम और मोहल्ले की शांति या स्वच्छता और सौहार्द बनाए रखना। आई होप फ्रेंड्स आपको यह क्वेश्चन क्लियर है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, एकात्मक शासन के लक्षणों का वर्णन कीजिए। एकात्मक शासन प्रणाली होता क्या है, ये आपको क्लियर होना चाहिए। तो एकात्मक शासन प्रणाली उस शासन प्रणाली को कहते हैं जिसमें राज्य की संपूर्ण शक्ति एक ही सरकार में निहित होती है। वह सरकार केंद्र सरकार कहलाती है। इस प्रकार की शासन प्रणाली में स्थायी स्तर पर शासन का संगठन तो किया जाता है, परंतु इनकी स्थिति प्रांत की होती है। इन प्रांतों की शक्ति केंद्र सरकार में मिलती है। एकात्मक शासन प्रणाली की प्रमुख विशेषताएं निम्न प्रकार हैं। शक्तियों का स्रोत एक ही केंद्र सरकार होती है, केंद्रीय सरकार ही होती है इनकी शक्तियों का स्रोत। इस शासन प्रणाली में शासन की सभी शक्तियां केंद्र सरकार में निहित होती हैं। नेक्स्ट है स्थानीय शासन की महत्वहीनता। इस शासन में स्थानीय शासन की संस्थाएं होती है, परंतु उनका महत्व कोई खास नहीं होता। उनकी शक्तियां संविधान द्वारा नहीं मिलती। उनको जो है शक्तियां संविधान द्वारा नहीं मिलती हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट हम देख रहे हैं एकात्मक शासन प्रणाली के गुण। एकात्मक शासन प्रणाली कई देशों में प्रयोग में लाई जाती है। इनमें ब्रिटेन व चीन है।
इस शासन प्रणाली के गुण निम्नलिखित हैं। फर्स्ट, नीति में एक रूपता। एकात्मक शासन प्रणाली में शासन की नीतियों में एक समानता पाई जाती है। इससे जनता और संबंधित जनों में शासन के प्रति विश्वास की भावना बनती है। दूसरा है मितव्ययिता। इस शासन प्रणाली में एकहरी सरकार होने से शासन की व्यय में मितव्ययिता रहती है। शीघ्रता, इसमें शासकीय कार्यों में अनावश्यक विलंब भी नहीं होता है। इसमें शासन के निर्णयों का केंद्र एक होने से उन्हें शीघ्र लागू किया जा सकता है। फोर्थ है केंद्र राज्य संघर्ष नहीं होते हैं। एकात्मक शासन प्रणाली वाले जो देश होते हैं में केंद्र राज्य संघर्ष का दोष देखने को नहीं मिलता है। राष्ट्रीयता, एकात्मक शासन में राष्ट्रीय एकता पाई जाती है क्योंकि संपूर्ण राष्ट्र राजनीति एक दृष्टि से एक इकाई के रूप में होता है। एकात्मक शासन प्रणाली के अब हम दोष भी देख लेते हैं। तो स्थानीय समस्याओं को हल करने के लिए यह प्रणाली उपयुक्त नहीं है। बड़े बड़े राज्यों में स्थानीय शासन की स्वायत्तता और भी आवश्यक होती है। इनमें दूरस्थ केंद्र के निर्णय आसानी से लागू नहीं किए जा सकते। निरंकुशता की संभावना, एकात्मक शासन प्रणाली में शक्तियों का केंद्रीकरण होने से निरंकुशता की संभावना रहती है। थर्ड है केंद्र सरकार का अत्यधिक कार्यभार। एकात्मक शासन प्रणाली में केंद्र सरकार का कार्यभार बहुत अधिक बढ़ जाता है। केंद्र सरकार संपूर्ण कार्यभार को नहीं संभाल पाती है। एंड फोर्थ दोष है लोकतंत्र के सिद्धांत के विपरीत। एकात्मक शासन प्रणाली लोकतंत्र के सिद्धांत के अधिकार अनुरूप नहीं होती है क्योंकि इसमें सत्ता का केंद्रीकरण होता है। देख लेते हैं लास्ट क्वेश्चन, भारतीय जनता पार्टी पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। 1996 के लोकसभा निर्वाचन में भारतीय जनता पार्टी एक सबसे बड़े पार्टी के रूप में उभरकर भारतीय राजनीति और शासन के महत्वपूर्ण पार्टी बन गई थी। इस कारण से 11 मई 1996 को भारत में के राष्ट्रपति को भारतीय जनता पार्टी के संसदीय दल के नेता श्री अटल बिहारी वाजपेयी को भारत का 13वां प्रधानमंत्री नियुक्त करना पड़ा, क्योंकि वह परंपरा विकसित हो रही थी कि यदि त्रिकोण संसद हो और संसद में किसी पार्टी का स्पष्ट बहुमत न हो तो राष्ट्रपति सर्वप्रथम लोकसभा में सबसे बड़े दल के नेता को सरकार बनाने के लिए प्रधानमंत्री पद पर आमंत्रित करेगा और उसे निश्चित समय अवधि में अपना बहुमत सिद्ध करने के लिए कहेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपना बहुमत सिद्ध नहीं कर सकी और 13 दिन बाद अटल बिहारी वाजपेयी को अपने मंत्रिमंडल सहित त्यागपत्र देना पड़ा। इसमें भारतीय राजनीति के समक्ष अनेक प्रश्न उत्पन्न हुए तथा भारतीय जनता पार्टी भी चर्चा में रही। सांप्रदायिकता की परिभाषा समझकर उनके प्रति इस आरोप के आधार पर उसे अलग थलग कर देना स्वतंत्र भारतीय जनता को नापसंद है। और जैसा कि स्पष्ट दिखाई दे रहा था कि 17 दलों से के बेमेल गठन जोड़े से बना मोर्चा अधिक दिनों तक शासन न चला सकेगा। अगले लोकसभा निर्वाचन में भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यक्रम, नीतियों और कार्य प्रणाली में थोड़ा सुधार करती तो उसे 1998 की लोकसभा से स्पष्ट बहुमत मिल सकता था, परंतु उसे नहीं मिला। भारतीय जनता पार्टी नीति मोर्चा एनडीए की सरकार तो बन गई थी, परंतु वह एनडीए सरकार 1989 के तरह जयललिता के अन्ना डीएम के अकालीन दल व तृणमूल कांग्रेस के 3 कमजोर वैशाखियां पर टिकी हुई डगमगा
कर चल रही थी। अप्रैल 1999 में जयललिता ने भाजपा की एनडीए की सरकार में अपना समर्थन वापस ले लिया, जिसके फलस्वरूप राष्ट्रपति ने भाजपा की एनडीए सरकार को संसद में विश्वास मत प्राप्त करने के लिए कहा, जिसमें परिस्थितियां भाजपा एनडीए की सरकार एक मत में हार गई और जनता को सन 1999 में पुनः मध्यावधि चुनावों का व्यवहार तथा विडंबना सहनी पड़ी। लेकिन इस बार के चुनाव में भाजपा ने राष्ट्रीय जनतांत्रिक मोर्चा चुनाव पूर्ण ही बना लिया था, जिसने चुनावों को शानदार विजय प्राप्त करने के लिए बहुदलीय गठबंधन सरकार होने से उनका भविष्य अंधकारमय रहा। भाजपा राज में भारत में महंगाई बढ़ी, जिसके कारण क्या हुआ कि यह अलोकप्रिय रही थी। अब भारतीय जनता पार्टी को चाहिए था कि वह अपने अनीतियों का परित्याग करती, जिसके कारण उसे कांग्रेस का कार्बन कॉपी कहा जाता है। अब प्रश्न उत्पन्न होता है कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम और मुख्य नीतियां क्या हैं, और क्या वह एक सांप्रदायिक दल है। इसके लिए हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम व नीतियों पर विचार करना होगा। भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासित दल है। यद्यपि इसकी इस छवि को गुजरात में बाघेला इत्यादि कांडों से क्षति हुई है, परंतु इसका कार्यकर्ता अधिकारित संगठन और आंतरिक अनुशासित लोकतंत्र इसे एक सैद्धांतिक दल सिद्ध करता है। इसकी अवस्था भारतीय राष्ट्रवाद में है। यह भारतीय राष्ट्रवाद की कहर, समर्थन और स्वदेशी पर सर्वाधिक जोर देती है। राष्ट्रीय हित इसके लिए सर्वोपरि है। इसी पर इसकी विशेष नीति और अर्थनीति आधारित है। I hope friends this video is really helpful for you. Thank you for watching my video and please do subscribe my channel and share with your friends, that's why उनकी भी हेल्प हो जाए। Thank you for watching my video.